गुड मॉर्निंग दोस्तों, सैप स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है आईपीसी के इस सेशन में। जैसा आपको पता है आईपीसी की हमने एक क्लास पहले ले चुके हैं। ये दूसरी सेकंड क्लास होगी आईपीसी की, जिसमें हमने आईपीसी के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, यानी कि इंट्रोडक्शन था आईपीसी का। और आज की क्लास में हम आईपीसी की धाराएँ कुछ बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो जिनमें अभी अमेंडमेंट हुआ है। और उससे पहले थोड़ी सी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो परसों बताई थी मैंने आपको, परसों की एक वीडियो बनाई थी हमने, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए। इंट्रोडक्शन था आईपीसी का। जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया और 1 जनवरी 1862 को इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। लेकिन संपूर्ण भारत को मैंने आपको बताया था, संपूर्ण भारत में जम्मू एंड कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया था कि रणबीर दंड संहिता, वहां के अगर कोई बंदा ऑफेंस करता है, कोई भी अपराध करता है जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसको रणबीर दंड संहिता के अकॉर्डिंग वहां की आईपीसी थी और उसी के तहत उसे पनिशमेंट दिया जाता था। तो ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 1862 को जब इंप्लीमेंटेशन हुआ था आईपीसी का, तो संपूर्ण भारत में लागू हुई थी। तो दोस्तों आईपीसी में मैंने आपको बताया था कि 511 धाराएं होती हैं और 23 चैप्टर होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले 511 आईपीसी, तो मैं आपको बता दूं कि हम कोई पीसीएसजे के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। 511 आईपीसी तो नहीं पढ़नी होंगी हमें, लेकिन एग्जाम के यूपीएसआई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 या 120 या 150 धाराएं आसपास मैं आपको पढ़ाऊंगा जो मोस्टली होंगी, ना कि 511 हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पीसीएसजे का जज की या एपीओ की तो तैयारी कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे यूपीएसआई में जो मोस्टली आईपीसी हैं, जो आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, उन्हीं पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ ऐसी आईपीसी आपको पढ़ाऊंगा जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमेंडमेंट हुआ है या उन्हें समाप्त कर दी गई है। 2 या 3 ऐसी आईपीसी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट है, आने के चांसेस है। 2018 में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खत्म किया है या फिर उसमें कोई अमेंडमेंट किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आईपीसी की धारा 377 के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसे समाप्त कर देगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह बताता है अप्राकृतिक संबंध के बारे में, अननेचुरल अपराध के बारे में। अप्राकृतिक संबंध के बारे में तो धारा 377 को हाल ही में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, क्योंकि यह एक ऐसी आईपीसी थी जिस पे बहुत दिन से बहस चली आ रही थी। इसमें एक समुदाय आता है, या मैं कहूं तो 4 तरह एलजीबीटी को इसमें शामिल किया जाता था। एलजीबीटी को इसमें शामिल किया गया था। एलजीबीटी का मतलब था लेस्बियन, एल का मतलब था लेस्बियन, और जी का मतलब है इसमें गे, और बी का मतलब है बाइसेक्सुअल
और टी का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, टी का मतलब है थर्ड जेंडर। टी का मतलब है थर्ड जेंडर। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन दाखिल की गई इसके लिए, क्योंकि अगर हम अपने यहां देखें तो इतना ज्यादा एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी को इसमें अपनाया गया। लेस्बियन का मतलब होता है फीमेल का फीमेल के साथ संबंध होना, यानी कि जैसे फीमेल फीमेल शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहां पर यह ऑफेंस माना जाता था, लेकिन 2018 में इसको समाप्त कर दिया गया है। अब फीमेल फीमेल के साथ शादी कर सकती है, वो रह सकती है, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी स्टडी की तो उसने पाया कि आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 21 के बारे में आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ की बात करता है, यानी कि राइट टू लाइफ में ही जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी स्टडी की गई तो इसमें पाया गया कि ये भी राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग, यानी कि सबको अपना अधिकार है, अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, तो जीने का अधिकार देता है ये हमें, और इसी के अकॉर्डिंग इसे समाप्त कर दिया गया 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि इसमें जीने का अधिकार, अगर कोई लेडीज किसी लेडी के साथ रहना चाहती है और उसके साथ शादी करना चाहती है तो उसमें दिक्कत क्या हो सकती है, वो तो उसका जीने का अधिकार है। तो इसी जीने का अधिकार के तहत, और अगर कोई मर्द है, कोई मेल है और वो मेल के साथ में रहना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो उसमें दिक्कत क्या है, वो भी तो उसके राइट टू लाइफ है, उसके जीने का अधिकार है। और ऐसा नहीं था, यहां पे ऐसा नहीं था, उस राइट टू लाइफ का अधिकार को छीना जा रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटी को समाप्त कर दिया है, यानी कि धारा 377 को, अप्राकृतिक संबंधों को अब लीगली तरीके से उसे लीगल कर दिया गया है। और लीगल इसलिए कर दिया गया है क्योंकि इसमें राइट टू लाइफ का हनन हो रहा था, यानी कि जो आर्टिकल 21 कहता है हमें जीने की स्वतंत्रता, जीने का अधिकार देता है, उसका कहीं ना कहीं इसमें वॉयलेशन हो रहा था। तो दोस्तों इसलिए ये पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 370 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2018 में समाप्त हुई है, आप इसे याद रखिए बहुत अच्छी से। दूसरी धारा है, मैं आपको बता दूं, अब बात कर लेते हैं धारा 497 के बारे में। धारा 497 क्या कहती है, यह बताती है, हिंदी में कहते हैं हम इसे जराक्रम, या इंग्लिश में कहते हैं हम इसे एडल्टरी। यानी कि ये एक ऐसी धारा थी जिसमें एक तरह से क्राइम दोनों साइड से होता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मेल को ही पनिशमेंट किया जाता था। यानी कि जराक्रम या एडल्टरी एक ऐसी धारा थी जिसमें, अभी आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, किसी भी शादीशुदा वाइफ है किसी की, या कोई हस्बैंड है, किसी की भी शादीशुदा वाइफ है और उसका किसी मेल से संबंध हो जाता है, यानी कि उसने डिवोर्स नहीं लिया है लेकिन फिर भी वो दूसरे किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बना लेती है, तो उसमें क्या होता था कि यहां पर अगर वुमेन मैन से संबंध बनाती थी और उसमें अगर इसका पति अगर एक तरह से उसके ऊपर केस करना चाहे, इस व्यक्ति के ऊपर केस करना चाहे, तो केस हो जाता था और इसमें सजा होती थी मैन को, और मैन को सजा होती थी 5 साल की। लेकिन कहीं ना कहीं शामिल तो लेडीज भी है इसमें, महिला भी शामिल है, जो वो भी तो पनिशमेंट के हकदार है, लेकिन उसमें पनिशमेंट इसको नहीं मिलता था, सिर्फ मेल को मिलता था, और पनिशमेंट मिलता था 5 वर्ष की सजा का प्रावधान था इस आईपीसी के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर ऐसा होता था किसी वुमेन का मैन के साथ में कोई संबंध है और वो शादीशुदा है, डिवोर्स नहीं हुआ है उसका, तो उस सिचुएशन में अगर वो किसी भी मेल के साथ संबंध बनाती थी तो उसको, अगर उसका पति एफआईआर कर देता है इस मेल पे, तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है, लेकिन वुमेन को कुछ भी नहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को समाप्त कर दिया गया है। और अब अडल्ट्री को, अगर कोई किसी की वाइफ है या कोई वो किसी और के साथ संबंध बनाना चाहती है या रहना चाहती है उसके साथ लिव इन में, तो वो रह सकती है। अब उसके लिए उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा,
हालांकि इसका बहुत बड़े लेवल पे विरोध भी हुआ, जैसे कि हमारी आर्मी के जवान हैं या पुलिस के जवान हैं जो बहुत दिन तक घर नहीं आते हैं या वो अपनी सीमाओं पर तैनात रहते हैं, तो उन्होंने बहुत विरोध भी किया इसका कि इसको समाप्त नहीं करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसको भी समाप्त कर दिया गया है, और अब अगर कोई ऐसा करता है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम धारा 498A। ये बात करता है 498A दहेज अधिनियम की बात करता है। मैं आपको बता दूं 498A 1961 में जोड़ा गया था, जब हमारी आईपीसी अमेंडमेंट हुई थी 1961 में, जब इसे जोड़ा गया था दहेज अधिनियम को। और इसमें प्रावधान क्या था कि अगर जैसे आपने देखा होगा दहेज के लिए हत्या, अगर कोई दहेज के लिए हत्या करता है या दहेज मांगता है किसी इंसान से, किसी लेडी से अगर उसकी शादी हुई है और उससे दहेज मांगता है कोई भी इंसान, तो अगर वो चाहे तो क्या होता था कि उसमें सभी का, उनके रिश्तेदारों का, सभी का नाम इंक्लूड कर देते थे वो। लेकिन जब अब इसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट किया इसमें, और अमेंडमेंट करके उसमें यह बताया गया कि अब जो भी है अगर वो दहेज के लिए फोर्स कर रहा है, एक तो उसकी लिमिट रखी गई कि लिमिट कब तक वो दहेज के लिए दहेज का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है उसके ऊपर। और दूसरी बात यह कही गई कि अब उसमें उन रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया जाएगा, उन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा जो डायरेक्टली उससे संबंध नहीं रखते हैं। तो इसलिए इसे अमेंडमेंट करके, ये भी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट है, तो इसमें अमेंडमेंट करके ये 1961 दहेज अधिनियम 1961 को अमेंडमेंट किया गया, और इसमें ये कहा गया कि अब सिर्फ वही हकदार है पनिशमेंट का जो डायरेक्टली उससे रिलेशन रखता हो। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 धाराएं थी जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 को समाप्त किया है, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है। तो ये तीनों धाराएं बहुत मोस्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तीनों मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये तीनों आईपीसी आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम आईपीसी का चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे, और जो भी मोस्टली चैप्टर होंगे सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ जितनी भी मोस्ट आईपीसी है, मोस्ट आईपीसी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं, जो यूपीएसआई के हिसाब से सही हैं, जो यूपीएसआई में आने के चांसेस हैं, उन सब आईपीसी को हम पढ़ेंगे यहाँ पर कल से, और कंटिन्यू आपको क्लासें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सेल्फ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों ठीक है, थैंक यू।